नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कांवड़ मेले को लेकर बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें, हरिद्वार पहुंचे करण महारा ने कलश वाली भारी भरकम कावड़ों की आड़ में आतंकी हमला होने का अंदेशा भी जताया है। मंगलवार सुबह करण महारा हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर पहुंचे थे। इसके बाद से उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस समय कांवड़ मेले में शक्ति प्रदर्शन का दौर चल रहा है। बड़े बड़े कलश लेकर कई लोग कांवड़ लेने आते हैं, जिनकी ठीक तरह से जांच कर पाना भी संभव नहीं है। ऐसे में कोई भी आतंकवादी कलश में आरडीएक्स रखकर हर की पौड़ी में बम विस्फोट कर सकता है, जिसमें कई लोगों की जान भी जा सकती है। इसीलिए सरकार और प्रशासन को इस पर रोक लगानी चाहिए और व्यवस्था बनानी चाहिए कि सीमित मात्रा में ही लोग गंगा जल लेके पहुंच सके। पहले जब कांवड़ जाता था, एक धनुष आकार का एक वो होता था, उसको जमीन में नहीं रखते थे। 8 लीटर 6 लीटर 7 लीटर तक उसका पानी लोग लेके जाते थे और बड़े व्यवस्थित ढंग से चलते थे। गाँव में घुंघरू होते थे, लठ में घुंघरू होता था और वो भक्ति से आते थे, भोले बाबा की जय कह के आते थे। आज अजीब सा हो गया, पहलवानी हो रही, 50 किलो 100 किलो स्टील के झाड़ के हो लगे हुए, शायद उसको कोई पुलिसकर भी कर नहीं सकता। उसके अंदर पानी है कि क्या पता नहीं। कई लोग अभी देखा आपने पकड़े भी गए हैं किसी वजह से। और मैं कह रहा हूँ, कल को आतंकवादी अगर उसमें आरडीएक्स रख के रख दे, हर की पैड़ी पे हजारों लोग मर जाएंगे। तो ये सरकार को नियम, जैसे आपने साउंड सिस्टम का एक लिमिट बता दी कि इससे ज्यादा साउंड नहीं होनी चाहिए, आपने लिमिट बता दी कि जो वो है कावड़ है उसकी हाइट इससे ज्यादा है, तो ये भी होना चाहिए इससे ज्यादा जल लेके कोई न जाए। ट्रांसपेरेंट जो प्लास्टिक आप बंद करें ठीक है, लेकिन कावड़ के टाइम में छूट होनी चाहिए कि पानी उनमें लोग लेके जाए, ताकि दिखे तो सही असल में गंगा जल है कि क्या है। तो स्टील के अंदर है क्या, किसी को पता नहीं मालूम पड़ा। 4 घड़े एक साइड, 4 घड़े 8 घड़े हैं, 3 में पानी है और 2 में नीचे क्या, किसी को पता ही नहीं है। तो इसके लिए सरकार को कानून बनाने को धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहिए। और एक खबर देहरादून से है, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव उत्तराखंड में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। इस बार पंचायत चुनाव 2 चरणों में कराया गया। आपको बता दें, 24 तारीख को प्रथम चरण का चुनाव था और 28 तारीख को दूसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ है और 31 तारीख को मतगणना होगी। आपको साथ में ये भी जानकारी दे दें कि पंचायत चुनाव में इस बार किसी भी प्रकार की कोई धांधली नहीं देखी गई। सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने गांव की सरकार चुनने में हिस्सा लिया। साथ ही पंचायत चुनाव मतदान होने के बाद कांग्रेस लगातार चुनाव पर सवाल खड़ी कर रही है। वहीं पंचायत चुनाव सफलतापूर्ण संपन्न होने पर प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि चुनाव कराने का काम इलेक्शन कमीशन का है। सरकार का काम निगरानी रखना है कि कहीं चुनाव में किसी तरह की कोई धांधली न देखने को मिले और सरकार पूरी तरीके से चुनाव पर नजर बनाए हुए है। दोनों चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। सभी लोगों ने जमकर मताधिकार का प्रयोग किया है। आयोग का काम है चुनाव करवाना और पारदर्शिता से चुनाव करवाना। ये चुनाव आयोग हमारा करने का काम करता है और सरकार इस पर पूरी निगरानी रखती है और किसी भी तरीके की कोई कोताही चुनाव में ना हो, इसको लेकर भी चुनाव आयोग को दिशा निर्देश दिए गए थे और कहीं पर इस तरह की कोई घटना सामने नहीं आई कि कहीं पर घोटाला हुआ है या गलत तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ है। और इस चुनाव को बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाया हमारे चुनाव आयोग ने। तो अब 31 तारीख को हमारा रिजल्ट आएगा। पहले चरण का चुनाव हमारे 24 तारीख को था, दूसरे चरण का चुनाव हमारा 28 तारीख को संपन्न हुआ है और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव हमारे निपटे हैं। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर इस तरह का संशय करना ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत हो जाएगा और चुनाव आयोग ने अपना काम बखूबी निभाने का काम। और वही उत्तराखंड के चमोली जनपद में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नंदप्रयाग के पास एक बड़ा हादसा हो गया है। आपको बता दें, जोशीमठ से रायवाला जा रही एक बस नंदप्रयाग सोनवा के पास अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। बस में कुल 33 लोग सवार थे, जिसमें से अधिकांश आर्मी के जवान थे। हादसे के बाद से घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। घायलों को तुरंत कर्णप्रयाग के सरकारी अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार कई जवानों को मामूली चोटें भी आई हैं, जबकि कुछ की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि सड़क पर फिसलन या तकनीकी खराबी इस दुर्घटना का कारण हो सकती है।
और वही अल्मोड़ा जनपद के भरतो खजान थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह करीब 5:30 बजे एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला। दिल्ली से देवघाट की ओर जा रही एक अर्टिका कार ग्राम पुनवा डोखन के पास अनियंत्रित होकर लगभग 200 मीटर गहराई खाई में जाकर गिर गई। आपको बता दें कि हादसे में 18 वर्षीय मोहित कुमार निवासी ग्राम तिमली तहसील स्लाइदे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक सुरेश राम निवासी संगम विहार दिल्ली गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और घायल को खाई से निकालकर रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय रामनगर भेज दिया गया। प्राथमिक उपचार के बाद से घायल को सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी रेफर किया गया। मृतक का शव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भरतो खान में रखा गया है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया लगातार जारी है। हादसे की खबर से मृतक के गांव में शोक की लहर है। ग्रामीणों ने सड़क पर सुरक्षा इंतजाम की मांग भी की है। आज सुबह ही ये केस हुआ, करीब 5 बजे। ये अल्मोड़ा क्षेत्र में गिना जाता है, तिमलिया सवेल्दी जगह है। यहाँ पे एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। उसमें 2 जने थे जो बताया गया है। एक जो इंजर्ड है वो तो हमारे अस्पताल में आ चुका है और एक शायद ब्रॉड डेड था जो कि वो रानीखेत ले गए हैं वहीं से अपने इंतज़ाम करके। जो यहाँ पे आया है उसे काफ़ी थोड़ी गंभीर चोटें आ रखी हैं, उसको हम मैनेज कर रहे हैं हम। एक तो सर में चोट है, उसकी गहरी चोटें हैं, सर में बहुत काफ़ी चोटें आ रखी है। थोड़ा अभी मरीज होश में है, उसको स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। हड्डी में फ्रैक्चर भी पाया गया है, बाएं पैर की हड्डी में फ्रैक्चर भी है। तो अभी जो हमारे यहाँ पे सर्जन भी हैं, सर्जन को भी हमने दिखा दिया है, प्राइमरी ट्रीटमेंट पूरा दे चुके हैं। हड्डी वाले भी आ चुके हैं हमारे मौजूद यहाँ पे, उन्होंने भी अपनी तरफ से देख चुके हैं इसको। और अभी थोड़ा प्राइमरी उपचार देके हम इसको फिर आगे बड़े अस्पताल सुषमा तिवारी के लिए रेफर करें। और वही खबर देहरादून से है, जहां राज्य के सरकारी स्कूलों के कायाकल्प की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। आपको बता दें कि कॉर्पोरेट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत से कई उद्योगपति प्रदेश के सरकारी स्कूलों को गोद लेने जा रहे हैं। इसको लेकर कल राजभवन में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत मौजूद रहेंगे। इस पहल के तहत प्रदेश के कई सरकारी स्कूलों में आधारभूत ढांचे, स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशालाएं और खेल सुविधाओं के विकास पर जोर भी दिया जाएगा। कॉर्पोरेट्स की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें एजुकेशन भी है, उसमें हेल्थ भी है, उसमें अदर डिपार्टमेंट्स भी हैं। तो हम एजुकेशन की बात करें तो हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बता रहे हैं, भाई आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ एक सोसाइटी के लिए होती है। तो उसी के तहत ये प्रोग्राम जो है आयोजित किया जा रहा है और उसमें हम जो भी हमारे उत्तराखंड में, उत्तराखंड से बाहर जो लोग काम कर रहे हैं उनको हमने आमंत्रित किया हुआ है और हमने कुछ स्कूल्स की मैपिंग उनसे की हुई है जिनकी नीड एनालिसिस हमने की थी। अब देखने का विषय ये है कि हम लोग कितना कर पाते हैं, वो लोग कितना करते हैं। लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा आशान्वित हैं कि वो लोग भी अच्छा रहेंगे और हम भी अच्छा करके दिखाएंगे। और वही श्रीनगर गढ़वाल के गंगा दर्शन क्षेत्र में गुलदार की दहशत लगातार बनी हुई है। आज सुबह वॉक पर निकले एक व्यक्ति पर घात लगाकर गुलदार ने हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों के शोर मचाने पर गुलदार वहां से भाग गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल व्यक्ति को बेस अस्पताल श्रीनगर में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उसका उपचार किया जा रहा है। स्थानीय युवक सुधीर जोशी ने वन विभाग और जिला प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले कुछ समय में गुलदार इसी क्षेत्र में 3 लोगों को घायल कर चुका है, बावजूद इसके कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने मांग की है कि गुलदार को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। इस बीच जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि पूर्व में भी इस क्षेत्र में 2 हमलों की घटनाएं सामने आ चुकी है, जिसके बाद वन विभाग को आवश्यक निर्देश दिए गए थे। आज की घटना के बाद भी वन विभाग और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई थी और गुलदार को पकड़ने के प्रयोग में आगे बढ़ी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को वहाँ पर पिंजरा लगाया जाना चाहिए और वहाँ पर एक तरीके से सख्त निगरानी करनी चाहिए। नहीं तो आप सब लोग ये ज़रूर देखेंगे कि वहाँ पर शाम के वक्त सब लोग और सुबह के समय भी अगर आप लोग देखेंगे रोज़ अपनी दिनचर्या को स्टार्ट लोग करते हैं, वहाँ से एक्सरसाइज करने के लिए वहाँ पर लोग पहुँचते हैं और बहुत अच्छा वो स्थान भी है। लेकिन अगर वहाँ पर रोज़ अगर जिस तरीके से निर्भक्षी अब हो चुका है विभाग, उसको अगर नहीं पकड़ा जा रहा है तो एक तरीके से नाकामी है विभाग की। हमने लोगों ने पहले भी देखा, डिकल गाँव में एक छोटे बच्चे को बाघ ने, गुलदार ने अटैक किया, वो बच्चे की मौत हो गई। ऐसे
चीज़ों के लिए क्या प्रशासन क्या इंतज़ार कर रहा है क्या? तो हमारा ये कहना है कि प्रशासन को इस तरीके से अभी इस समय सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये पहले भी ये जैसे 2 घटनाएं भी हुई थी, तब भी हम लोगों ने इसका संज्ञान लेकर डीएफओ और सभी के साथ में एक बैठक भी करी थी कि तो फिर उसके पश्चात वहाँ पे क्रैकर्स, वहाँ केजिंग, वहाँ कैमरा ट्रैप्स और वहाँ गश्त की टीमें, ये सभी कुछ इंतजाम किए गए थे, जिसके बाद काफी दिनों तक गुलदार का वहाँ पे कोई साइटिंग नहीं हुई। और आज सुबह फिर से जैसे ये घटना का हम लोगों को पता चला, तो हमने डीएफओ का भी दोबारा भी बुला रखा है कि इस प्रकार का कुछ परमानेंट सोल्यूशन, अगर केजिंग की परमिशन नहीं मिली थी, इनफैक्ट उन्होंने बताया, तो अगर केजिंग की परमिशन के लिए हमें भी शासन स्तर पे कुछ पत्राचार या बात करनी होगी, तो अवश्य हम लोग उसके लिए प्रयास करेंगे। और वही रानीखेत के आर्मी क्षेत्र में स्थित भव्य मनकामेश्वर मंदिर द्वार का केआरसी कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय यादव द्वारा विधिवत उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर सूबेदार मेजर ललित सिंह मेहता भी उनके साथ मौजूद रहे। कार्यक्रम में डिप्टी कमांडेंट कर्नल विक्रमजीत सिंह सहित कई अन्य सैन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। ये भव्य द्वार न केवल अपनी सुंदरता से लोगों को आकर्षित करता है, बल्कि इसके अंदर स्थित सेना का प्रसिद्ध मनकामेश्वर मंदिर ठीक सामने गुरुद्वारा, पास में सेना की बुलंद हथकरघा इकाई और केंद्र विद्यालय इस समूचे क्षेत्र को सांस्कृतिक, धार्मिक और शैक्षिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान बनाती है। आपको बता दें कि नए द्वार के निर्माण से क्षेत्र की गरिमा और आकर्षण दोनों में वृद्धि हुई है। मनकामेश्वर मंदिर हमारी कुमाऊं रेजिमेंट की कुल देवी का मां कालिका का मंदिर है और आज इसका जो उद्घाटन है गेट का, वो हमारे सूबेदार मेजर साहब सूबेदार मेजर ललित मेहता जो है वो रिटायर हो रहे हैं और उन्हीं के कर कमलों द्वारा ये हुआ है। ये पूरा का पूरा इलाका सर्वधर्म स्थल है, ना केवल रेजिमेंट के लोग इधर आते हैं बल्कि पूरा रानीखेत छावनी के सभी लोग जो हैं उसको लगातार विजिट करते हैं। अब एक खबर रुड़की से है, जहां पर ड्रग कंट्रोल विभाग की टीम ने मेडिकल स्टोरी पर गलत तरीके से दवा उत्पादन के खिलाफ अभियान चलाया है। इस दौरान 5 मेडिकल स्टोर में गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसके चलते इन 5 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस को टीम के द्वारा निरस्त किए जाने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि कुछ मेडिकल स्टोर संचालक अपना मेडिकल स्टोर बंद कर मौके से फरार हो गए। आपको साथ में ये भी जानकारी दे दें कि ड्रग कंट्रोल विभाग की टीम ने डीडीसी हेमंत सिंह नेगी के नेतृत्व में रामपुर चुंगी क्षेत्र में मेडिकल स्टोर, थोक विक्रेताओं और दवा निर्माण कंपनियों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान टीम ने रामपुर क्षेत्र के आसपास से 20 से अधिक मेडिकल स्टोर पर छापामार कार्रवाई करते हुए 5 जीवन रक्षक दवाओं के सैंपल लिए। मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट न होने पे और गलत तरीके से दवा रखने आदि सहित अन्य गंभीर अनियमितताएं टीम को मिली, जिससे चलते 5 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निलंबित किए जाने की संस्तुति की गई। आज हमारे द्वारा श्री हेमंत सिंह नेगी जी डीडीसी एफडीए के नेतृत्व में रुड़की में रामपुर चुंगी के आसपास के मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया गया, जिसमें 2 मेडिकल स्टोर का जो है लाइसेंस सस्पेंशन करने की संस्तुति की और 3 मेडिकल स्टोर को स्टॉप सेल का आदेश दिया। उसके साथ ही मेडिकल स्टोर वालों को आदेशित किया गया कि सारी दवाइयों के क्रय विक्रय रिकॉर्ड जो है सही तरीके से मेंटेन करेंगे और नार्कोटिक दवाइयों का जो भी क्रय विक्रय करेंगे उसका रिकॉर्ड तरीके से मेंटेन करते हुए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही देंगे। और कोई भी अगर संदिग्ध व्यक्ति अगर दवाइयां बेचने आता है या बिना लाइसेंस ही और बाहर से आता है, तो जब भी दवाइयां खरीदे और साथ ही बिना लाइसेंस से दवाइयां नहीं खरीदें, जिससे कि नकली दवाओं को बढ़ावा मिल सकता है। साथ ही एक दवा निर्माता फर्म का निरीक्षण किया गया और कुछ कमियां पाए जाने पर उसे सुझाव दिए कि जो है तत्काल जो है अपनी कमियों को दुरुस्त करके प्रोडक्शन अपना चालू। देहरादून से खबर है, जहां जिला प्रशासन की टीम ने पीपीपी मोड़ पर संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एक साथ छापेमारी की है। जिलाधिकारी सविन बंसल स्वयं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाखन के निरीक्षण पर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, एसडीएम अपूर्वा सिंह, हरिगिरी और अन्य अधिकारी भी विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण कर रहे थे। प्रशासन की यह संयुक्त कार्रवाई पीपीपी मोड़ पर चल रहे अस्पतालों की कार्यप्रणाली की जाँच के लिए की गई थी। निरीक्षण के दौरान कई खामियां उजागर हुई। जिलाधिकारी ने चिकित्सालय में पर्याप्त सीटिंग व्यवस्थाएं और स्टोरेज की कमी पर नाराजगी भी जताई। उन्होंने साफ निर्देश दिए कि मरीजों की सुविधाओं में किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्वास्थ्य केंद्र में आए मरीजों से भी अधिकारियों ने बातचीत कर उनकी समस्याएं जानी। प्रशासन ने जल्द सुधार के निर्देश देते हुए रिपोर्ट की तलब की है।
और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर धर्मांतरण की घटनाओं पर सख्त रुख अपनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड एक सीमांत और सनातन संस्कृति की भूमि है, जहां डेमोग्राफिक बदलाव का किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस प्रशासन को संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने को कहा गया था। साथ ही सीएम ने संकेत दिए कि धर्मांतरण रोकने के लिए कानून को और कठोर बनाया जाएगा और प्रभावित व्यक्तियों को परामर्श भी दिया जाएगा। दूसरी ओर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा रसौना ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि धामी सरकार में धर्मांतरण के मामले बढ़े हैं और पहले से लागू कानून विफल हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री और उनके अधिकारी इस गंभीर मुद्दे को हल्के में ले रहे हैं। कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार दिखावे के बजाय जमीनी स्तर पर प्रभावकारी करे। से तो लगातार वो डेमोग्राफिकल चेंज की बात कर रहे हैं, पर धर्मांतरण कानून पर उनका नया बयान आया है कि इस कानून को और सख्त बनाया जाएगा। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी को भी पता चल गया कि जो उनका पुराना धर्मांतरण कानून था वो उतना कारगर साबित नहीं हुआ और उनके कार्यकाल में तो 4 गुना वृद्धि हो गई जबरन धर्मांतरण में। 2019 से 2021 3 सालों में 11 मामले थे जबरन धर्मांतरण के, जो 2022 से 2025 के बीच में 47 हो गए, यानी कि 4 गुना से 3 और अधिक। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो घोषणाएं करते हैं उनके सिपा सलार उसको गंभीरता से नहीं लेते, उसको धरातल पर नहीं उतारते, इसलिए उनको ये बयान देना पड़ा कि धर्मांतरण कानून को और सख्त बनाया जाएगा। इसका मतलब पहले वाला न सख्त था न कारगर साबित हुआ और लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया। और वही खबर देहरादून से है, जहां पर राज्य में अपराध और धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए पुलिस द्वारा विशेष अभियान ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर शुरू हुए इस अभियान के तहत फर्जी साधु बनकर लोगों को ठगने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की निर्देश दिए गए हैं। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने जानकारी दी कि देहरादून में अब तक 125 से अधिक फर्जी साधुओं को चिन्हित किया गया है। ये लोग कालनेमियों में रहकर खुद को साधु बताकर लोगों को झूठे प्रलोभन देते हैं, भविष्यवाणी के नाम पर डराते हैं और पैसा ऐंठते हैं। पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें कालनेमियों से हटाया और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही प्रेमनगर थाने में भी एक धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जहां पे मामला दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन कालनेमी एक लगातार चलने वाला अभियान है, जिसका उद्देश्य समाज में आस्था के नाम पर हो रहे धोखाधड़ी को रोकना है। देश के अंदर किसी लालच से, किसी लोभ से या किसी प्रेशर से जब आप किसी का धर्मांतरण कराते हैं तो मुझे लगता है कि उसका पूरा परिवार और उस व्यक्ति का पूरा रिश्तेदार, उसका क्षेत्र और उसका समाज इस बात से आहत होता है। हमें लगता है कि कहीं भी ये जो सेटिंग गेटिंग के साथ एक धंधा लोगों ने बना दिया है कि वो धर्मांतरण कराने के माहिर बनते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार सख्त कानून भी ला चुकी है और सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त भी है। हमारा मानना है कि कई लोग प्यार मोहब्बत में शादी करते हैं। आप किसी से प्यार करें तो सच्चे मन से प्यार करें, किसी को बदल के प्यार करें तो प्यार नहीं सौदा करें। ये एक बहुत पॉपुलर डायलॉग था। मुझे लगता है कि इसमें समझौता नहीं होना चाहिए। आप किसी से प्यार करते हैं, वो अपने धर्म को माने, आप अपने धर्म को मानिए, लेकिन किसी का धर्म परिवर्तन करके आप उसे प्यार करें और आप एक गलत संदेश देने की कोशिश करें कि आपने किसी से प्यार किया, वो धर्मांतरण करे तब आप उसको अपने रिश्ते में रखेंगे, ये चीज़ें ठीक नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपकी सोच को, वो जो धर्मांतरण वाली सोच है उसको दर्शाती है। हमारा मानना है कि किसी भी मजहब को, किसी भी प्यार और मोहब्बत को इज्जत देनी चाहिए। अब उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के लिए धामी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में बिना पंजीकरण के संचालित हो रहे नशा मुक्ति केंद्रों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। राज्य में 200 से अधिक नशा मुक्ति केंद्र हैं, जिसमें 136 रजिस्टर्ड हैं, जबकि 70 से अधिक अवैध रूप से चल रहे हैं।
कुछ केंद्र ऐसे लोग चला रहे हैं जो खुद कभी नशे के आदी रहे हैं, जिससे शक पैदा होता है कि कहीं न कहीं इन केंद्रों की आड़ में नशे का कारोबार तो नहीं हो रहा है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने ANTF, स्टेट मेंटल हेल्थ विभाग और STF को मिलकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। STF के SSP नवनीत भुल्लर ने भी बताया कि मानकों की अनदेखी करने के वालों को केंद्रों की पहचान कर संयुक्त अभियान चलाया जाएगा, जिससे राज्य को नशा मुक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाया जा सके। मैंने आपको बताया 136 तो पंजीकृत हैं और टोटल की संख्या 200 से कुछ ऊपर है, तो लगभग 70 के आसपास ऐसे हैं जो पंजीकृत नहीं हैं और उनके पंजीकरण की कार्रवाई को शीघ्र करने के लिए स्टेट मेंटल अथॉरिटी के साथ हमारा टाई अप हो चुका है। तो प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी इन पर कार्रवाई हो और ये कंप्लायंस करें, नहीं तो इनको बंद कर। देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं कि ये जो स्टेट मेंटल हेल्थ एक्ट है, जो इसमें जो प्रोविज़न है और उसमें ये रजिस्ट्रेशन, परमानेंट रजिस्ट्रेशन तभी दिया जाता है जहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ जैसा एक साइकियाट्रिस्ट या फिजिशियन, नर्सिंग स्टाफ का होना अनिवार्य है। और जब ये कंप्लीट आर्ताएँ पूरी करते हैं तो फिर प्रॉपर नशा मुक्ति केंद्र होता है, तो निश्चित तौर पे वहाँ पे जो है रिहेबिलिटेशन प्रॉपर होगा। और इसमें जो इस प्रकार के हैं, जैसा जो आपने बताया है, अगर वो ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं। वहीं बीते रविवार हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भगदड़ के दौरान 8 श्रद्धालुओं की मौत के बाद प्रदेश भर के मंदिरों में सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। इस घटना के बाद से अब राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन ने सभी प्रमुख मंदिरों में सुरक्षा ऑडिट कराने का निर्णय लिया है। गढ़वाल परिक्षेत्र के IG राजीव स्वरूप ने सुरक्षा ऑडिट को लेकर स्पष्ट SOP जारी कर दिया है। IG ने बताया कि गढ़वाल क्षेत्र के सभी जिलों के पुलिस प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्रों में स्थित प्रमुख मंदिरों को चिन्हित करें जहां श्रद्धालुओं की भीड़ अधिक रहती है। ऐसे मंदिरों में हर 15 दिन में सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य रूप से कराना होगा और उसकी रिपोर्ट भी उच्च अधिकारियों को भेजनी होगी। इस कदम का उद्देश्य भविष्य में किसी भी तरह की भगदड़ या हादसे से बचाव सुनिश्चित करना है। कि जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं और उनके प्रबंधन के लिए, भीड़ क्राउड मैनेजमेंट के लिए कल एक विस्तृत SOP जारी की गई थी, जिसमें कि प्रत्येक जनपद प्रभारियों को ये बताया गया कि अपने CO को निर्देशित करें कि प्रत्येक 15 दिन में वो पूरे धाम हैं, जो मंदिर हैं जहाँ पे काफ़ी संख्या में तीर्थालु आते हैं, उसका ऑडिट कर ले। ऑडिट में ये देखें कि इनका भीड़ का मैनेजमेंट कैसे होगा। वहीं उत्तराखंड में 2 चरणों के पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुके हैं और अब 31 जुलाई को मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। देहरादून जिलाधिकारी समीन बिंसल ने जानकारी दी कि दोनों चरणों में पोलिंग पार्टियां, सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट और पुलिस विभाग ने सजगता और जिम्मेदारी से कार्य किया है। उन्होंने बताया कि मतदान का प्रतिशत संयोजक रहा है और कहीं से कोई बड़ी गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली है। मतगणना के लिए सभी आवश्यक तैयारी पूरी कर ली गई है। संबंधित कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है और साथ ही ड्यूटी आदेश जारी कर दिया गया है। अधिकारियों को ब्रीफ किया गया है ताकि मतगणना प्रक्रिया शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके। हमारे दोनों चरणों में कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एडवर्स नहीं हुई है और हमारे ग्राउंड टीम्स ने, पोलिंग पार्टीज, सेक्टर, जोनल मजिस्ट्रेट्स, पुलिस ऑफिसर्स ने अच्छी विजिल बनाकर सजगता से कार्य पूर्ण किया है और जो वोटर टर्नआउट है वो भी हमारा सम्मानजनक रहा है और आगे काउंटिंग में भी हमारी ट्रेनिंग्स हो चुकी हैं, कार्मिक की ड्यूटीज़ निर्गत हो चुकी हैं और जो हमारे सुपरवाइजरी ऑफिशियल्स हैं उनको ब्रीफ कर दिया गया है। सो ऑल अरेंजमेंट्स आर इन ऑर्डर और माननीय आयोग के निर्देशानुसार काउंटिंग भी हमारी निर्विरोध और एज पर मैंडेट। और फिलहाल देवभूमि समाचार में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।